नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो भारत के मुझे लगता है लाखों परिवारों को अंदर ही अंदर परेशान करता है। पैतृक संपत्ति, मतलब वो घर, ये जमीन जिस पर पीढ़ियों से आपका परिवार रहता आया है, कब्जा भी आपका है, लेकिन जब मालिकाना हक साबित करने की बात आती है तो हाथ में कोई कागज नहीं होता। और ये स्थिति बहुत ही आम है। कभी ऐसा होता है कि दादाजी ने कागज कहीं रखकर भूल गए, या कभी परिवार में ही किसी एक, कह सकते हैं, चालाक सदस्य ने सारे दस्तावेज अपने कब्जे में कर लिए। और नतीजा ये होता है कि आप अपनी ही संपत्ति पर एक तरह से बेगाने हो जाते हैं। बिल्कुल। तो आज की हमारी खोजबीन का मिशन बिल्कुल साफ है। हमें ये समझना है कि अगर आपके पास पैतृक संपत्ति के कागजात नहीं है तो उन्हें ढूंढने का सही और एक सिलसिलेवार तरीका क्या है। हम गांव की जमीन से शुरू करेंगे, फिर शहर के मकानों तक जाएंगे और ये भी देखेंगे कि आखिर कानून इस बारे में कहता क्या है। तार मत कीजिए। शास्त्रों में एक सिद्धांत है, वीर भोग्या वसुंधरा। वीर भोग्या वसुंधरा। हाँ, यानी जो वीर है, जो अपने हक के लिए लड़ता है, वही धरती का भोग करता है। आज के समय में इसका मतलब है, जो जागरूक है वही अपनी संपत्ति बचा पाता है। चलिए तो फिर इस जासूसी को शुरू करते हैं। पहला केस लेते हैं ग्रामीण संपत्ति का। मान लीजिए किसी का पुश्तैनी घर या खेत गांव में है, पर कोई कागज नहीं है, तो पहला सुराग वो कहां से मिलेगा? देखिए, जो पहला सुराग है ना, वो आपको मिलेगा चकबंदी से। चकबंदी? हाँ, सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि उस गांव में कभी चकबंदी हुई भी है या नहीं। चकबंदी एक प्रक्रिया है जिसमें गांव की सारी जमीनों को फिर से व्यवस्थित किया जाता है। अगर चकबंदी हुई है तो उस समय गांव का एक बहुत ही विस्तृत नक्शा बनाया गया होगा। उसे कहते हैं चकतराशी नक्शा। ये आपका पहला और सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अच्छा, ये चकतराशी नक्शा इतना जरूरी क्यों है? ये क्या साबित कर देता है? ये दो बहुत जरूरी बातें साबित करता है। पहली, कि जिस समय ये नक्शा बना उस वक्त आपका मकान वहां पर मौजूद था। और दूसरी, ये आपको एक बहुत ही जरूरी जानकारी देता है, गाटा संख्या। गाटा संख्या? जी, ये जमीन का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जैसा होता है। जैसे मान लीजिए नक्शे में एक बड़ा खेत है, गाटा संख्या 100, और उसी के एक कोने में कुछ घर बने हैं, तो नक्शे में उसे 100 क खेत के लिए और 100 ख आबादी के लिए ऐसे दिखाया जाएगा। आपको अपने घर की गाटा संख्या यहीं से मिलेगी। और मैंने सुना है कि इन नक्शों पर एक और दिलचस्प चीज लिखी होती है, फसली वर्ष। ये क्या भला है? इसका आज के कैलेंडर से क्या लेना देना? ये बहुत काम की चीज है। फसली वर्ष एक तरह का कृषि कैलेंडर होता है, और हमारे स्रोतों में एक बहुत शानदार ट्रिक बताई गई है। नक्शे पर जो भी फसली वर्ष लिखा हो, उसमें अगर आप 7 जोड़ दें तो आपको वो कैलेंडर वर्ष मिल जाएगा जिसमें वो नक्शा बना था। अरे वाह! मतलब अगर नक्शे पर लिखा है फसली वर्ष 1380, तो 1380 जमा 7 यानी 1387। ओ, तो वो नक्शा सन 1980 में बना था। जी हाँ, ये तो कमाल की ट्रिक है, इससे तो बहुत समय बच सकता है। बिल्कुल। ये आपको सही समय के रिकॉर्ड्स तक पहुंचने में मदद करता है। तो अब आपके पास गाटा संख्या है और साल का अंदाजा भी है। अब आप अगले सुराग की तरफ बढ़ सकते हैं, खसरा और खतौनी। हाँ, ये दो शब्द हमेशा कंफ्यूज करते हैं। लोग अक्सर इन्हें एक ही समझ लेते हैं। इनमें असल में क्या फर्क है? ये फर्क समझना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। सीधी भाषा में कहूं तो खतौनी जो है वो मालिकाना हक यानी ओनरशिप का दस्तावेज है। वो ये बताती है कि जमीन का मालिक कौन है, उसका क्षेत्रफल कितना है और आपके पूर्वज को उसके भौमिक अधिकार यानी कानूनी हक किस साल में मिला। ठीक है, खतौनी मतलब ओनरशिप। और दूसरी तरफ है खसरा। ये कब्जे यानी पोजेशन का रिकॉर्ड है। इसे गांव का लेखपाल हर 6 महीने में अपडेट करता है, और इसके एक कॉलम में साफ लिखा होता है कि उस जमीन पर असल में किसका मकान है या कौन खेती कर रहा है। एक मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेखपाल ने गलती से या मान लीजिए किसी के कहने पर खसरे में किसी और का नाम लिख दिया, तो सालों तक कब्जा उसी का माना जाएगा, भले ही खतौनी में मालिक कोई और हो। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं से तो ज्यादातर विवाद शुरू होते हैं। इसीलिए दोनों दस्तावेजों को देखना बहुत जरूरी है। खतौनी मालिक बताती है और खसरा काबिज बताता है। अब मान लीजिए आपको इन दस्तावेजों से अपने परदादा का नाम मिल गया। हाँ, मिल गया। तो अब कहानी को परदादा से आज तक कैसे लेकर आएंगे? यहीं पर परिवार रजिस्टर की भूमिका आती है ना? एकदम सही। अगला कदम है ब्लॉक कार्यालय जाकर अपने परदादा के नाम पर परिवार रजिस्टर की नकल निकलवाना। आप आरटीआई लगा के भी इसे मांग सकती हैं।
इससे आपको अपने परिवार का पूरा वंश वृक्ष मिल जाएगा। परदादा से लेकर आज की पीढ़ी तक के सभी कानूनी उत्तराधिकारी कौन-कौन है, सब पता चल जाएगा। तो अब आपके पास 3 चीजें हैं: पुरानी गाटा संख्या, परदादा का नाम और पूरा परिवार। लेकिन एक सवाल है, जमीन का नंबर तो चकबंदी के बाद बदल गया होगा, तो उस पुराने नंबर का क्या करेंगे? उसके लिए आपको चकबंदी कार्यालय से आकार पत्र 41 और 45 नाम के दस्तावेज निकालने होंगे। ये एक तरह की मिलान सूची है, मतलब रिकंसिलिएशन शीट, जो बताती है कि किस पुरानी गाटा संख्या को कौन सी नई गाटा संख्या दी गई है। और फिर इस नई संख्या के आधार पर आप आज की तारीख की खतौनी और खसरा निकाल सकते हैं। जब ये पूरी चेन जुड़ जाती है, पुराना नक्शा, पुरानी खतौनी, परिवार रजिस्टर, आकार पत्र और आज की खतौनी, तब आपका दावा चट्टान की तरह मजबूत हो जाता है। ये प्रक्रिया तो बहुत साफ है, लेकिन ये सब तब काम करता है जब जमीन का कोई राजस्व रिकॉर्ड हो। लेकिन शहरों में तो सिस्टम बिल्कुल अलग होता है ना, वहां तो खसरा खतौनी नहीं होती। तो हमारी जासूसी अब गांव के खेतों से निकलकर शहर की तंग गलियों में आ गई है। यहाँ पहला सुराग क्या होता है? देखिए, यहाँ सुराग बिल्कुल अलग है। यहाँ लेखपाल नहीं, बल्कि नगर निगम का बाबू आपका सबसे बड़ा मददगार है। शहर में सबसे मजबूत सबूत है हाउस टैक्स की रसीदें या फिर नगर निगम का असेसमेंट रिकॉर्ड। लेकिन हाउस टैक्स वो तो किराएदार भी जमा कर सकता है ना, तो फिर ये मालिकाना हक कैसे साबित करेगा? नहीं, देखिए, यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। हाउस टैक्स हमेशा, और मैं दोहरा रही हूँ, हमेशा असली मालिक के नाम पर ही जमा होता है। नगर निगम का कानून किराएदार के नाम पर टैक्स जमा करने की इजाजत नहीं देता। इसीलिए अगर आपके पास 50 साल पुरानी हाउस टैक्स की रसीदें हैं जिन पर आपके दादाजी का नाम है, तो ये मालिकाना हक का एक बहुत ही मजबूत सबूत है। अच्छा, और बिजली के बिल का क्या? वो तो अक्सर लोगों के पास होता है। बिजली का बिल एक सहायक दस्तावेज तो है, लेकिन बहुत कमजोर, क्योंकि किराएदारी के समझौते के आधार पर बिजली का कनेक्शन किराएदार के नाम पर भी हो सकता है। इसलिए अदालतें इसे मालिकाना हक का कोई पक्का सबूत नहीं मानती। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हाउस टैक्स रिकॉर्ड से ये साबित हो गया कि परदादा ही मालिक थे। लेकिन वो मालिक बने कैसे थे? उन्होंने वो घर खरीदा था या उन्हें किसी से तोहफे में मिला था? ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें असल दस्तावेज यानी कि सेल डीड, जो बिक्री का दस्तावेज होता है, या गिफ्ट डीड को खोजना होगा। और ये खोज शुरू होती है रजिस्ट्रार कार्यालय से। आपको एक वकील की मदद से उस इलाके के रजिस्ट्रार ऑफिस में मुआयना यानी रिकॉर्ड्स के निरीक्षण के लिए आवेदन देना होगा। लेकिन ये सुनने में तो बहुत मुश्किल लग रहा है। मतलब किसी आम आदमी के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में 50-60 साल पुराने रिकॉर्ड्स खोजना, क्या ये वाकई संभव है? इसमें तो सालों लग जाएंगे। मुश्किल है, मैं मानती हूँ, लेकिन नामुमकिन नहीं। यहाँ एक प्रैक्टिकल बात याद रखनी होगी। बहुत पुराने रिकॉर्ड्स, मान लीजिए 1950 या 60 के, वो अक्सर जिले के रजिस्ट्रार ऑफिस में नहीं मिलते। वो उस पूरे मंडल या कमिश्नरी के मुख्य रजिस्ट्रार कार्यालय में भेज दिए जाते हैं। अच्छा, मंडल मुख्यालय में? जी, जैसे हमारे स्रोतों में कानपुर का उदाहरण दिया है, जो कई जिलों का मंडल मुख्यालय है। आपको सही जगह पर खोजना होगा। इसमें समय और पैसा दोनों लगता है, लेकिन अपनी पुश्तैनी जायदाद के लिए इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और जब वो कीमती दस्तावेज मिल जाएं, तब क्या करना चाहिए? स्रोतों में एडवोकेट सेंगर की एक बहुत ही काम की सलाह है। वो कहते हैं कि जैसे ही आपको मूल दस्तावेज मिले, उसकी कम से कम 5 सर्टिफाइड कॉपी यानी प्रमाणित प्रतियां जरूर निकलवा लें, क्योंकि अलग अलग कानूनी कार्यवाहियों में आपको इनकी जरूरत पड़ेगी और हर बार मूल दस्तावेज को खोजना संभव नहीं होगा। अब यहाँ से बात सच में दिलचस्प हो जाती है। अब तक हम उन मामलों की बात कर रहे थे जहाँ दस्तावेज कहीं ना कहीं मौजूद हैं, बस उन्हें खोजना है। लेकिन उस स्थिति का क्या जहाँ किसी के पूर्वज किसी जमीन पर बस काबिज थे, उनके पास कभी कोई कानूनी आधार था ही नहीं? और ये एडवर्स पोजेशन या प्रतिकूल कब्जा क्या चीज है जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है? पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, अवैध कब्जे का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता। अगर आपके पूर्वज किसी सरकारी या वन विभाग की या किसी और की निजी जमीन पर बिना किसी हक के रह रहे थे, तो वो जमीन आपकी नहीं है। आपको कभी भी वहां से हटाया जा सकता है।
ठीक है। अब आते हैं प्रतिकूल कब्जे पर। ये एक बहुत ही गलत समझा गया कॉन्सेप्ट है। ये कोई अधिकार नहीं है, बल्कि एक कानूनी बचाव है। बचाओ, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे की निजी संपत्ति पर 12 साल से ज्यादा समय तक बिना किसी रोक-टोक के खुले तौर पर और मालिक के अधिकारों को नकारते हुए काबिज है, तो 12 साल बाद असली मालिक का उस कब्जे को हटाने के लिए मुकदमा करने का अधिकार खत्म हो जाता है। मतलब कानून कहता है कि आप इतने सालों तक सो क्यों रहे थे? तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं किसी के खाली पड़े प्लॉट पर 12 साल तक कब्जा कर लूं तो वो मेरा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये इतना आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 15-20 सालों में कई फैसलों में एक बात बार-बार साफ की है। पहला, कब्जा और मालिकाना हक दो अलग-अलग चीजें हैं। राजस्व रिकॉर्ड जैसे खसरा खतौनी सिर्फ कब्जा दिखाते हैं, मालिकाना हक नहीं। मालिकाना हक तो सिर्फ रजिस्टर्ड सेल लीड से ही साबित होता है। सही बात है। दूसरा, प्रतिकूल कब्जे का दावा करने की शर्तें बहुत ज्यादा सख्त हैं। आपको ये साबित करना होगा कि आपका कब्जा असली मालिक की जानकारी में था और आप उसके हक को खुलेआम नकार रहे थे। इसे हॉस्टाइल पोजेशन कहते हैं। चुपचाप कब्जा करके बैठ जाना काफी नहीं है। और तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुद्वारा साहिब बनाम ग्राम पंचायत मामले में कहा कि प्रतिकूल कब्जा एक ढाल है, तलवार नहीं। ढाल है, तलवार नहीं। इसका क्या मतलब है, जरा ऐसे समझाइए। इसका मतलब ये है कि अगर 12 साल बाद असली मालिक आपको हटाने के लिए कोर्ट आता है तो आप अपने बचाव में इस सिद्धांत का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप खुद कोर्ट जाकर ये दावा नहीं कर सकते कि मैं 12 साल से काबिज हूं इसलिए मुझे मालिक घोषित कर दिया जाए। अच्छा, ये अधिकार मांगने का जरिया नहीं है, बल्कि बेदखली से बचने का एक कमजोर सा बचाव है बस। और हाल ही में 2024 के एक फैसले ने तो इसे और भी मुश्किल बना दिया। अब आपको ये भी साबित करना होगा कि आप जानते थे कि असली मालिक कौन है और फिर भी आपने उसके अधिकारों के खिलाफ कब्जा जारी रखा। तो कुल मिलाकर सिर्फ सालों तक कहीं रहने से कोई मालिक नहीं बन जाता। बिना दस्तावेजों के आपका दावा बहुत ही कमजोर है। बिल्कुल, प्रतिकूल कब्जे के भरोसे बैठना रेगिस्तान में पानी खोजने जैसा है। मिल जाए तो किस्मत, वरना आप समझ सकते हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार यही है कि अपनी संपत्ति के अधिकारों को लेकर जागरूक और सक्रिय रहना ही एकमात्र रास्ता है। चाहे संपत्ति गांव में हो या शहर में, दस्तावेजों को खोजने का एक तरीका मौजूद है। हाँ, यह रास्ता लंबा हो सकता है, थकाने वाला और खर्चीला भी हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लेना ही समझदारी है। मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। अगर आपने दस्तावेजों को लेकर आज आलस किया तो आप अनजाने में अपनी अगली पीढ़ी के लिए एक लंबी और महंगी कानूनी लड़ाई की नींव रख रहे हैं। आपकी आज की लापरवाही आपके बच्चों की कल की परेशानी है। ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी का एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज हमारी पूरी बातचीत उन दस्तावेजों को खोजने पर थी जो कहीं ना कहीं मौजूद हैं, लेकिन उस स्थिति के बारे में सोचिए जहां दस्तावेज किसी बाढ़, आग या दंगे में हमेशा के लिए नष्ट हो गए हों, या शायद 100 साल पहले वो कभी बना ही नहीं गए थे। जब कागज का कोई निशान ही ना बचा हो, तब हमारी कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से गवाहों, बयानों और कब्जे के भौतिक सबूतों के आधार पर मालिकाना हक का फैसला कैसे करती है?